students, myself Vishesh Chatwani. I am a chartered accountant and assistant professor in government college. इन दिनों में हम क्या कर रहे हैं? इन दिनों में हम तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की। उसमें हम कर रहे हैं सैम्पल पेपर्स। तो अभी फर्स्ट सैम्पल पेपर का ये हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर भी हम 10 क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए इसे शुरू करते हैं। द मीन डिविएशन इज व्हाट पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन। माध्य विचलन प्रमाप विचलन का, ये प्रमाप वर्ड है, माध्य विचलन प्रमाप विचलन का कौन सा भाग होता है? अब अगर आपने क्वेश्चन देख रखे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। इसका मैं आपको हिंट बता देता हूँ। 9 QD इक्वल टू 7.5 MD इक्वल टू 6 SD। एक जो एम्पेरिकल रिलेशन देखा गया है, यानी जो प्रयोगों के आधार पे हमने देखा है, वो ये है कि 9 QD का जो मान होता है वो 7.5 MD के बराबर होता है और 7.5 MD का जो मान है वो 6 SD के बराबर होता है। इससे आप चाहें तो डिफरेंट 9 फॉर्मूले आप बना सकते हैं। अभी क्योंकि MD और SD के मध्य संबंध मांगा गया है तो आपको इस वाले एरिया पे काम करना है। अब 7.5 MD इक्वल टू 6 SD। अब अगर अपन इसको वापस से लिखें तो मैंने MD को रखा और 6 SD है और 7.5 इसके नीचे चला गया। दैट इज ये जो 7.5 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई से होता हुआ नीचे चला गया। तो MD इक्वल टू, जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो अगर आप 1.5 से डिवाइड करें तो ऊपर 4 बार आएगा और नीचे 5 बार आएगा। तो MD जो होता है वो स्टैंडर्ड डिविएशन का 4/5 भाग होता है। MD जो होता है वो स्टैंडर्ड डिविएशन का 4/5 भाग होता है। हो सकता है वो आपको वैल्यूज़ दे देता, MD की वैल्यू देगा तो SD निकलवा लेगा, QD देगा SD निकलवा लेगा, कुछ भी। तो आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। और मैं हमेशा की तरह कहूँगा, अगर आप चाहें तो स्क्रीन पॉज कर लीजिए और डायरेक्ट आप क्वेश्चन लगाने शुरू कीजिए। और सारे के सारे क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, पूरी PDF अवेलेबल है, पूरे 150 क्वेश्चन हैं, आप उसको लगाकर अपनी तैयारी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच एक्ट वाज और वर मेड सेपरेटली बाय रिपीलिंग सम सेक्शंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये कहता है भारतीय अनुबंध अधिनियम में से कुछ धाराओं को निरस्त करके कौन सा अधिनियम या कौन से अधिनियम पृथक रूप से बनाए गए थे या था। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, बिल्कुल सही बात है। इसकी संबंधी धाराएं पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थी, बाद में वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट बन गया। इसी तरह पार्टनरशिप एक्ट की भी धाराएं पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थी और वहाँ से उनको रिपील करके, वहाँ से उनको निरस्त करके एक सेपरेट एक्ट बनाया गया। तो इसका आंसर C सही है कि ये दोनों एक्ट ऐसे हैं जिसके प्रावधान पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में थे, लेकिन बाद में एक तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट बना दिया गया 1930 वाला और एक बना दिया गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाला। हिंट पढ़ लीजिए, पहले जो धारा 76 से लेके 123 तक की धाराएं थी, करीबन जो 50 धाराएं थी, वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थी। वो माल विक्रय से संबंधित धाराएं थी और बाद में उसके लिए माल विक्रय अधिनियम 1930 बना दिया गया। इसी तरह धारा 239 से लेकर 266 तक की जो आखिरी वाली धाराएं होती हैं, करीबन 27-28 धाराएं जो थी, वो पार्टनरशिप से संबंधित थी और वो पार्टनरशिप एक्ट 19 चली गई। ठीक है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके सिलेबस में है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कुछ धाराएं जो पहले वहाँ पे थी, यानी पहले ओरिजिनली वहाँ पे 1 से लगाकर 266 तक की धाराएं थी, लेकिन उसमें से बीच की कुछ धाराएं और एंड की कुछ धाराएं हटाकर नए एक्ट बना दिए गए हैं। PDF का 68 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है, कंट्रोल इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये बात सुनने में सही लग रही है। नियंत्रण सदैव बीते हुए कार्यों से ही संबंध रखता है, कंट्रोल इज ऑलवेज कंसर्न्ड विद द पास्ट एक्शंस। नहीं, ये बात सही नहीं है। नियंत्रण एक प्रबंधकीय कार्य है, ऑब्वियस सी बात है कि कंट्रोल इज अ मैनेजरियल फंक्शन एंड इनफैक्ट इट्स अ प्राइमरी या मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोल इज अप्लाइड एट ऑल लेवल्स। नियंत्रण सभी स्तरों पर लागू होता है, ये भी सही है। तो इसके अंदर इन्होंने पूछा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये ऐसा कथन है जो सही नहीं है। कंट्रोल में पास्ट एक्शंस को भी देखा जाता है और फ्यूचर को भी टारगेट किया जाता है।
ठीक है, मैं भी आपको इसकी हिंट में इसकी विशेषताएं बताऊंगा, उससे आप और समझ पाएंगे। और रिमेंबर ऑलवेज, कंट्रोल इज ऑलवेज कंसर्न विद पास्ट एक्शंस, ये गलत स्टेटमेंट है। इट ऑल्सो रिलेट्स विद फ्यूचर। यहाँ देखिए, नियंत्रण का आशय होता है वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के नज़दीक लाना। होता क्या है कि पहले जो मैनेजमेंट है वो गोल सेट कर देता है, फिर जो कर्मचारी हैं, जो काम करने वाले हैं, परफॉर्म करते हैं, और फिर जो रिजल्ट आते हैं हम ये देखते हैं कि इनमें किसी प्रकार का अंतर तो नहीं है। जो गोल हमने सेट किए थे और जो रिजल्ट हमने हासिल किए थे उसमें कोई अंतर तो नहीं है, और अगर अंतर है तो वो अंतर क्यों है और उस अंतर को कैसे हम दूर कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में इस तरह की कमी ना रहे। ये यानी हम फ्यूचर तक भी देखते हैं। कुल मिला के हमने जो सोचा है और जो हमने जो सोचा है और हमने जो हासिल किया है उन दोनों को नज़दीक लाने की कोशिश की जाती है। याद रखेंगे कुछ बातें। नियंत्रण जो है वो एक मेन कामों में है, ये कोई सहायक कार्य नहीं है। नियंत्रण आधारभूत कार्यों की कैटेगरी में आता है। दूसरी बात है कि ये एक अनिवार्य कार्य है, कंट्रोल तो करना ही पड़ता है। ठीक है, प्लानिंग से कहते हैं बात शुरू होती है, कंट्रोल तक जाती है, अनिवार्य कार्य है। और ये एक निरंतर चलने वाली क्रिया है, लगातार वॉच करना पड़ता है। ये यहीं से मैनेजमेंट शुरू होता है, यहीं पे मैनेजमेंट का अंत होता है, क्योंकि गोल सेटिंग से शुरू होता है और रिजल्ट वेरिफिकेशन तक चलता है। नियंत्रण न केवल पीछे देखना है बल्कि ये आगे देखना भी है, मतलब ये फ्यूचरिस्टिक भी होता है। इसीलिए जो क्वेश्चन का दिया हुआ स्टेटमेंट गलत है। नियंत्रण का संबंध परिणामों से है, परिणामों को हासिल करने से है। कार्यवाही ही इसका सार है, मतलब एंड ऑफ द डे कंट्रोल कैसे होगा जब आप कोई कार्यवाही करेंगे, दैट इज आप कुछ एक्शन लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने कर्मचारियों को दंडित ही करना है, आप उनकी प्रशंसा कीजिए। कुल मिला के काम को वैसे करवाइए जैसा आप करवाना चाहते हैं, उसके जो भी नेसेसरी एक्शंस हैं वो आप लेंगे। तो नियंत्रण का जो सार होता है वो होता है कार्यवाही। और नियंत्रण मैनेजमेंट के सभी स्तरों पर लागू होता है। 3 लेवल माने जाते हैं, निम्न स्तर, मध्यम स्तर, उच्च स्तर। तो बॉटम लेवल है, मिडिल लेवल है, टॉप लेवल है। हर लेवल पे कंट्रोल स्टैब्लिश किया। 5th क्वेश्चन कहता है सेकेंड पार्ट ऑफ द मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट डिवाइडेड इन द। इन पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बताइए। मेमोरेंडम रिवोल्यूशन नाम सुना है, याद करने की कोशिश करो कहाँ सुना, कैसे होता है, और उसका सेकंड पार्ट का क्या होता है। तो देखिए, एक होता है रिवोल्यूशन अकाउंट। जब भी हम असेट और लाइब्रेरीज को चेंज करना चाहते हैं, उनकी बुक वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। और जब बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते तो मेमोरेंडम रिवोल्यूशन बनता है। मेमोरेंडम रिवोल्यूशन में 2 पार्ट होते हैं। पहले एक फर्स्ट पार्ट होता है और जो सेकंड पार्ट होता है वो उसकी मिरर इमेज होता है। जैसे आईने में हमें उल्टा दिखाई देता है, सीधा हाथ उल्टा, उल्टा हाथ सीधा दिखाई देता है, उसी तरफ जो चीज़ आपने यहाँ पे लिखी थी वो चीज़ आपको सेकंड पार्ट में यहाँ दिखाई देगी। जो चीज़ आपने इस तरफ लिखी थी सेकेंड पार्ट में आपको वो यहाँ दिखाई देगी, उल्टा पार्ट। बात यह है कि जो पहला वाला पार्ट है उसे ओल्ड रेशो में बांटा जाता है और जो दूसरा वाला पार्ट है न्यू रेशो में बांटा जाता है। अगर आपको टॉपिक आप देख रखा तो आपको डेफिनेट ध्यान आ जाएगा, फिर आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। मकसद यही है, इन सैम्पल पेपर्स का मकसद यही होता है कि आप जाके अपने वीक एरियाज़ को पहचानें कि आपने टॉपिक कर रखा है या नहीं। क्योंकि देखिए, मेरा मानना है कि एक एग्ज़ाम के अंदर 4 या 5 क्वेश्चन ही होते हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं या उल्टे पुल्टे होते हैं। बाकी क्वेश्चंस टफ नहीं होते, पर वो जगह जगह बिखरे हुए होते हैं। यानी वो पूरे सिलेबस में से एग्जामिनर का जहाँ से मन चलता है वहाँ से वो क्वेश्चन उठा लेते हैं, तो उनका तो वाजिब है। तो होता क्या है कि हम कुछ एरियाज़ में अच्छे होते हैं और सारे एरियाज़ हम नहीं देख के आते। तो कोशिश ये कीजिए, हो सकता है आप कहें कि सारे एरिया से कवर करना मुश्किल होता है, पर फिर भी मेरा मानना है कि आप कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स को देख के जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करके जाइए, ताकि वहाँ से जब सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आए तो वो मिस ना हो जाए। तो खैर, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट का जो सेकेंड पार्ट होता है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 89 क्वेश्चन जो PDF में आपको मिलेगा वो है आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व अकाउंट, नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब क्वेश्चन, अब मैं मान लीजिए कोई बच्चा है वो डिवेंचर्स को छोड़ के चला गया कि डिवेंचर और टफ है, मैं नहीं करता। अगर छोड़ के चला जाएगा तो इतना सिंपल क्वेश्चन भी वो नहीं कर पाएगा।
कि आपके पास जो डिवेंचर सिंकिंग फंड होता है, जिसको डिवेंचर का रिडम्पशन फंड भी कहते हैं, उसको आखिर में हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। एक बहुत सिंपल वैसे फंडा है, वो ये है अकाउंटेंसी में, जब आप कोई रिज़र्व बनाते हैं या कोई फंड बनाते हैं, किसी खास मकसद के लिए बनाते हैं, तो वो स्पेसिफिक रिज़र्व कहलाता है। ठीक है, जब आप किसी खास मकसद के लिए बनाते हैं, जैसे ही वो मकसद हासिल हो जाता है तो वो जो रिज़र्व है वो जनरल रिज़र्व में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक यूनिवर्सल रूल है। तो डिवेंचर सिंकिंग फंड जो आपने एक खास मकसद से बनाया था, जो ही आपका वो मकसद पूरा हो जाएगा तो जो विशिष्ट होता है वो सामान्य में बदल जाता है, जो विशिष्ट संचय होते हैं वो जनरल रिजर्व में चले जाते हैं। तो उसका आंसर रहने वाला है। काफ़ी टाइम से ही जो फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से डिमांड आ रही थी कि भाई सर वो वीडियो लेक्चर्स तो ठीक हैं, क्योंकि जैसे मैंने करीबन 100 वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं फर्स्ट ग्रेड पे डिफरेंट टॉपिक्स पे, तो आप वो तो खैर देख ही रहे हैं। और कई लोगों का कहना था कि सर हमारी कोचिंग हो चुकी है, हमारी तैयारी जो होनी थी वो हो चुकी है, अब हमें देखना है। और कई बार एग्ज़ाम जब नज़दीक आ जाता है तो उस समय बंदा वीडियो सुनने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करना चाहता है। तो एक डिमांड आ ही रही थी कि सैम्पल पेपर रिलीज़ करो। तो इससे पहले मैंने जूनियर अकाउंटेंट के सैम्पल पेपर्स बनाए थे और अब मैं फर्स्ट ग्रेड के सैम्पल पेपर्स रिलीज़ करने जा रहा हूँ, और ये 21 मई से अवेलेबल होंगे। अगर आप ये वीडियो 21 मई के बाद देख रहे हैं तो आपको ऐप में आराम से मिल जाएंगे, और उससे पहले भी जैसे जैसे अपलोड होते जाएंगे मैं ऐप के अंदर उसको अपलोड करता जाऊंगा। और तो टोटल क्या है सर, टोटल 50 सैम्पल पेपर्स मैं बनाने जा रहा हूँ, और हर सैम्पल पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे। और ये 150 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन तो जैसे डिफरेंट सब्जेक्ट जो कॉमर्स में है वो होंगे, और 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के ऊपर भी होंगे। तो पेपर पैटर्न बिल्कुल वैसा ही रहेगा जिस तरह से एग्ज़ाम में पूरा सिलेबस कवर किया जाता है। मैंने भी टू द बेस्ट कोशिश की है कि पूरा सिलेबस मैं कवर करूं। पूरा ध्यान रखा है कि क्वेश्चंस में रिपीटेशन ना हो, पूरा को ध्यान रखने की कोशिश की है कि क्वालिटी क्वेश्चंस हों, सिंपल, एवरेज, अबव एवरेज, टॉप क्लास क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन देने की कोशिश की है। तो होप आपको प्रयास पसंद आएगा, और इसीलिए पहले मैंने 6 सैम्पल पेपर तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए हैं, ताकि आपको एक क्वालिटी का आइडिया हो जाए कि कितनी क्वालिटी के क्वेश्चंस हमें मिलेंगे या किस तरह के क्वेश्चन हमें मिलेंगे। और देन फिर मैं जो कहूँगा, जो सीरियस स्टूडेंट है, जो केवल फॉर्म भरने के लिए नहीं भरता, जो केवल रोडवेज में सफ़र करने के लिए फॉर्म नहीं भरता, जो एक सीरियस कैंडिडेट है, मैं तो उसे डेफिनेट रेकमेंड करूँगा कि उन्हें ये बुक लेनी चाहिए। मात्र 249 में अवेलेबल है, और आपको एक 7,500 क्वेश्चंस का मेरे हिसाब से एज़ पर मी एक बेहतरीन कलेक्शन मिलेगा। और क्वेश्चंस में अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी और इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी, तो बिल्कुल दोनों ही डुअल लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखे गए हैं, और हर थोड़े क्वेश्चंस के बाद उसके आंसर्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन गलत जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। इवन आपको लगे कि कोई क्वेश्चन का आंसर है वो कुछ और होना चाहिए था, या आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर देने की कोशिश की जाएगी ताकि आप अपना डाउट क्लियर कर सके। तो एक डाउट क्लियरेंस फैसिलिटी भी है, आप जस्ट अपना डाउट व्हाट्सएप कर दें, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं कहूँगा डेफिनेट करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम आदमी हर तरह के कोर्स परचेज़ करता है, फिर उसको लगता है यार ये तो इतना अच्छा नहीं था या नुकसान हो गया। तो फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आपका एक बुरा तजुर्बा भी कहीं रहा हो तो यहाँ आप ऐसा कोई धोखा नहीं खाएंगे, और आपको एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और उसके लिए पहले आप कुछ फ्री पेपर्स, जैसे एक पेपर तो आज ही मैंने इस वीडियो के नीचे भी डाला है, तो ऐसे 6 पेपर तो आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, उससे क्वालिटी का अंदाज़ा लगा लीजिएगा। और फिर अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप इन क्वेश्चंस को करिए, और आप पाएंगे कि एग्ज़ाम के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही थे या ये ही थे। 92 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित को क्रम अनुसार व्यवस्थित करें, पदोन्नति, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, भर्ती, प्रशिक्षण। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, सपोज कीजिए आप केबीसी खेल रहे हैं और केबीसी में आपको इनको सही क्रम में जमाना है, तो पहले क्या होगा? पहले प्रमोशन होगा, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन होगा, रिक्रूटमेंट होगा, या पहले ट्रेनिंग होगी? सर सबसे पहले आप जानते हैं, सबसे पहले आपकी भर्ती होगी। ठीक है, कर्मचारी की सबसे पहले भर्ती की जाती है,
फिर उसे प्रशिक्षण दिया जाता है, उसकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद जब वो काम पे ज्वाइन कर लेता है तब हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि उसने कितना काम किया, कैसा काम किया, अच्छा कैरेक्टर का है या नहीं। हम उसका निष्पादन का मूल्यांकन करते हैं और फिर जब हमें सब ठीक लगता है तब हम उसे प्रमोशन देते हैं। तो प्रमोशन एक आखिरी स्टेप है सारी चीज़ों से होने के बाद। तो सबसे पहले आपका भर्ती आएगा, रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट के लिए आपको चाहिए कोड नंबर 3। उसके बाद आपको चाहिए भर्ती के बाद प्रशिक्षण यानी कोड नंबर 4। उसके बाद आपका एवेल्यूएशन होगा यानी 2 नंबर और लास्ट में होगा प्रमोशन। तो वो ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें फर्स्ट जो है वो लास्ट में आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे देखिए 3 4 2 1 ही इसका सही आंसर। ऐसा आसान क्वेश्चन था। उसके बाद 102 क्वेश्चन जो आपको मिलेगा पीडीएफ के अंदर वो है कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। 4 एलिमेंट दे रखे हैं, स्कोप ऑफ ऑडिट, लीगैलिटी ऑफ अपॉइंटमेंट, बिजनेस इंफॉर्मेशन, डिवीजन ऑफ वर्क अमंग द ऑडिट क्लर्क्स। निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। अंकेक्षण का क्षेत्र, नियुक्ति की वैधानिकता, व्यवसाय की जानकारी और अंकेक्षण लिपिकों में कार्य का विभाजन। एक नए अंकेक्षण को प्रारंभ करने के लिए इन तत्वों का सही क्रम क्या होगा। तो ये भी केबीसी टाइप क्वेश्चन है। आपको इसमें करेक्ट ऑर्डर जमाना है कि इनमें से सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले आपका अपॉइंटमेंट होगा, सबसे पहले 2 नंबर अपॉइंटमेंट, उसकी आप वैधानिकता चेक करेंगे कि दैट इज़ आपका अपॉइंटमेंट ओके है या नहीं है। ठीक है, अगर हो सकता है कि आपका पहले ही नंबर ऑफ फर्म्स ज़्यादा हों और आप सीए अपॉइंट हो ही नहीं सकते तो आप ऑडिट नहीं कर पाएंगे। तो या आपसे पहले जो सीए हटाए ये काम कर रहे थे उनको जो हटाए जाने संबंधी कार्यवाही करनी थी वो नहीं करी। तो कुल मिला के आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि आपका एज एन ऑडिटर अपॉइंटमेंट हुआ है वो ओके है या नहीं। ठीक है, उसके बाद आप स्कोप ऑफ ऑडिट तय कीजिएगा। उसके बाद आप ये तय कीजिएगा कि आपका क्लाइंट आपसे क्या चाहता है। अगर देखिए स्टैट्यूटरी ऑडिट है, अगर वैधानिक अंकेक्षण है तो जितना मिनिमम काम होना है अपन उतना तो करेंगे ही करेंगे, प्लस उस काम को आप बढ़ा सकते हो। लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिट में जो कार्य का क्षेत्र है उसे कम नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं है बल्कि एक प्राइवेट ऑडिट है तो आपके क्लाइंट से आप तय कर लेंगे कि क्या क्या काम वो करवाना चाहता है, ये आप पहले ही तय कर लेना ताकि बाद में किसी तरह का डिस्प्यूट ना हो। उसके बाद बिजनेस इंफॉर्मेशन आएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपने समझ लिया कि क्लाइंट क्या चाहता है, अब आप बिजनेस को स्टडी कीजिए कि कौन से बुक्स मेंटेन किए जाते हैं, किस तरह की अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो की जाती है और कौन सा एम्प्लॉय क्या कार्य करता है वो देखिए। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए, वहाँ पे देखिए कि वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल है क्या और है तो कितना स्ट्रांग है, उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं या नहीं, इंटरनल ऑडिट होती है क्या या इंटरनल चेकिंग होती है। तब आप व्यवसाय के बारे में और जानकारी कीजिए, तभी आप काम अच्छा कर पाएंगे। मान लीजिए आप कोई शहर घूमने जाते हैं तो पहले आप उसके बारे में जानकारी करते हैं तभी तो घूमेंगे, नहीं तो इतने बड़े शहर में कहाँ घूमिएगा। तो इसी तरह अगर आप ऑडिट करने लग रहे हैं तो पहले आप अपने क्लाइंट के बिज़नेस के बारे में जानकारी तो करो, जांचोगे क्या, पहले बिज़नेस को समझो तो सही। और ये सब समझने के बाद आप क्लर्क में उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं के हिसाब से आप वर्क डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आपने क्या समझा, सबसे पहले आप अपने अपॉइंटमेंट की लीगैलिटी को चेक करेंगे, उसके बाद आप अपना स्कोप ऑफ ऑडिट तय करेंगे क्लाइंट के साथ मिलके, उसके बाद बिज़नेस को समझेंगे और लास्ट में आप अपने कर्मचारियों में वर्क डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिसके लिए आप एक ऑडिट प्रोग्राम तैयार करेंगे। तो 2 1 3 और 4, 2 1 3 और 4 मैंने देखा ए ऑप्शन में ये आंसर है। उसका आंसर 105वां क्वेश्चन कहता है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स बिलो द लिस्ट। वेड एनालिसिस, सामने 4 ऑप्शन है, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सामने ऑप्शन है सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ फंड, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल एनालिसिस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कम से कम मुझे डी तो बड़े आराम से आता है कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है उसका संबंध एनपीओ से है, तो डी का संबंध जाके 4 से भिड़ेगा। तो D4 यहाँ पे भी है, यहाँ है, यहाँ पे है। कम से कम आपका डी ऑप्शन कैंसिल हो गया है।
क्योंकि D4 तो सही है ही है, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन बनाते हैं, जो NPOs होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वही बनाते हैं। अब बाकी 3 में से मुझे कुछ तो पता होना चाहिए, जैसे वैड, VED, V स्टैंड्स फॉर वाइटल, E स्टैंड्स फॉर एसेंशियल एंड D स्टैंड्स फॉर डिजायरेबल। आपके व्यापार में जो वस्तुएं काम आती हैं उसे आप 3 कैटेगरी में रख सकते हो, जो बहुत ही वाइटल हैं, एसेंशियल कैटेगरी की है, या डिज़ायरेबल है, होनी चाहिए। तो ये इन्वेंट्री से रिलेटेड फंडा है। तो ए का रिलेशन है इन्वेंट्री कंट्रोल से रिलेटेड, ये माल सूची विश्लेषण में आता है। तो ए का कनेक्शन 3 से बैठेगा। ए का कनेक्शन 3 से यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ तो पहले ही कट गया है। तो इसका मतलब अब अगर मुझे बाकी 2 नहीं भी आते तो भी मैं इसका आंसर दे सकता हूँ। इसका आंसर ए आने वाला है। और बाय द वे मैं जानता हूँ कि फंड फ्लो एनालिसिस में हम यही स्टडी करते हैं कि फंड कहाँ से आया और कहाँ का गया, कहाँ पे गया। कहाँ से आया उसको सोर्स बोलते हैं, और कहाँ पे गया उसे यूज़ या एप्लीकेशन कहते हैं। तो ये जो वर्ड है फंड फ्लो, ये सोर्स और यूजेस को बताता है। तो सी मैच हो जाएगा 1 से जाके। और लास्ट में जो रेशियो एनालिसिस रहता है, रेशियो एनालिसिस क्या है, ये फाइनेंशियल एनालिसिस की टेक्निक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। टेक्निक रेशियो एनालिसिस भी है, उसी के बेसिस पे हम इंटरप्रिटेशन करते हैं और डिसीजंस वगैरह ले पाते हैं। इस तरह से आप मैचिंग कीजिएगा। कई बार आधी मैचिंग कर पाने से भी आप पूरी मैचिंग कर जाते हैं, मैंने वो बताने की आपको कोशिश करी। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड ऑन द अप्रूवल इज 5000। द सेलिंग प्राइस इज डिटरमाइंड बाय adding 25% profit on cost. Which statement regarding adjustment at the end of the year is correct? ओके, अब आप ये समझिए, ऑप्शंस पहले हिंदी में चलो पढ़ लेते हैं। पसंदगी पर बेचे गए माल का विक्रय मूल्य है। अब आपने किसी को 5,000 का माल ऐसा बेचा है जो पसंदगी वाले ऑप्शन पे था। उसका मतलब क्या कि पसंद आए तो आप रख लेना, नहीं पसंद आए तो वापस कर देना। इसका मतलब है ऐसी सेल जो होती है वो कंफर्म सेल की कैटेगरी में नहीं आती है जब तक वो यस नहीं कर देता, या 2-3 शर्तें और होती हैं, उस गुड्स को वो यूज़ नहीं कर लेता या कंफर्मेशन नहीं दे देता, तब तक आप उसे सेल्स मान ही नहीं सकते। अब एक्चुअली क्या है, आपने अपनी लागत के अंदर 25% ऐड किया। तो मैं आपको सिंपली बताऊं, आपने 25% मार्जिन लिया है कॉस्ट पे। अगर आप इसे समझेंगे तो ये आएगा 1/4 ऑन कॉस्ट, और इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/5 ऑन सेल। ठीक है, तो अब आपने कितना मार्जिन कमाया है वो आप समझ गए। 1/4 ऑन कॉस्ट इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/5 ऑन सेल्स। तो मैं दावे से कहता हूँ कि इनका ये जो 5,000 का सेलिंग प्राइस है, इस पे 1/5 यानी 1,000 प्रॉफिट है। तो इसका मतलब है कि उसकी जो कॉस्ट थी, डेफिनेटली उसकी कॉस्ट 4,000 थी। अब ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ये है कि इसका जब समायोजन होगा तो देनदार और विक्रय दोनों में 5,000 जोड़े जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन है देनदार और विक्रय दोनों में से ही 5,000 घटाए जाएंगे और अंतिम स्टॉक में 4,000 जोड़े जाएंगे। टी ऑप्शन है केवल विक्रय खाते में से 5,000 घटाए जाएंगे और अंतिम स्टॉक में 4,000 जोड़े जाएंगे। और चौथा ऑप्शन है केवल देनदार खाते से 5,000 घटाए जाएंगे और अंतिम स्टॉक में 4,000 जोड़े जाएंगे। इसका आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैं बता देता हूँ हुआ क्या होगा। जब हमने किसी को इस तरह से माल भेजा कि भाई आपको पसंद आए तो रख लेना, तो गलती क्या करते हैं बहुत सारे अकाउंटेंट, इसे सेल्स मान लेते हैं, इसे सेल्स मान लेते हैं। अगर आपने ऐसा कर लिया, अगर आपने इसे अपने सेलिंग प्राइस के अंदर या सेल्स के अंदर शामिल कर लिया, तो बाद में आप इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। एक तो ये कि आपको अपने डेटर को माइनस करना पड़ेगा, दूसरा ये कि आपने अपनी सेल में दिखा दिया तो आपको अपनी सेल में माइनस करना पड़ेगा, तीसरा ये कि उस माल की जो कॉस्ट है, उस माल की जो कॉस्ट है उसे आपको क्लोजिंग स्टॉक में जोड़ना पड़ेगा। मतलब वो माल ऐसा है, वो माल ऐसा है जो फिजिकली, जो भौतिक रूप से तो कहीं और है, लेकिन उस माल पे जो मालिकाना हक है वो हमारा है, क्योंकि उसने अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। तो माल पड़ा हुआ तो वहाँ है लेकिन वो हमारा माल है, अतः हमें अपने भौतिक स्टॉक के अंदर जोड़ना चाहिए। और जब हम जोड़ेंगे तो हम उसके लागत मूल्य को जोड़ेंगे। तो क्या समझ में आया, सेल्स को माइनस करो, डेटर को माइनस करो और अपने स्टॉक में प्लस करो। स्टॉक जो ट्रेडिंग में दिखा रखा है वहाँ पे भी 4,000 प्लस करेंगे और जो बैलेंस शीट में दिखा रखा है वहाँ पे भी 4,000 प्लस करेंगे। टफ क्वेश्चन था।
ठीक है, आप देख ही रहे हो मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं। 150 क्वेश्चन कराने तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं हर वीडियो में 10 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ताकि आप बाकी क्वेश्चन खुद से लगाएं। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, आप वर्किंग कैपिटल समझ लीजिए कि वर्किंग कैपिटल का सूत्र होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो आपकी वर्किंग कैपिटल तभी प्रभावित होती है जब आपका करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी प्रभावित होता हो। अब अगर आप डेटर से नकद वसूली करोगे तो उसकी एंट्री होगी कैश टू डेटर, कैश टू डेटर। तो एक बार तो कैश के ऊपर जाने से आपकी वर्किंग कैपिटल ऊपर जाएगी और डेटर के नीचे जाने से आपकी वर्किंग कैपिटल नीचे जाएगी। दैट इज इस पॉइंट में कैश और डेटर दोनों से एक बार वर्किंग कैपिटल ऊपर जाएगी और एक बार वर्किंग कैपिटल नीचे जाएगी, तो कार्यशील पूंजी प्रभावित नहीं होगी। तो ये आंसर सही है, पर जल्दी नहीं मचाते। दूसरा देखिए, अगर आप प्लांट एंड मशीन को बेचेंगे तो आपका कैश आएगा और नीचे प्लांट एंड मशीन होगी। चूंकि कैश जो है वो करंट एसेट्स है और करंट एसेट जो है वो वर्किंग कैपिटल के आइटम है, तो वर्किंग कैपिटल आपकी प्लस हो जाएगी, यानी यहाँ पे आपका प्रभावित होगा। इसी तरह से अगर आप इक्विटी शेयर को इशू करोगे तो बैंक आएगा ऊपर और शेयर कैपिटल आएगा नीचे। जो बैंक होता है वो करंट एसेट्स होता है, करंट एसेट वर्किंग कैपिटल को प्रभावित करता है, अतः यहाँ पे भी आपकी वर्किंग कैपिटल प्रभावित होगी। और लास्ट में अगर आप डिवेंचर का रिडम्पशन करेंगे तो आपका पैसा जाएगा, आपका पैसा जाने से भी आपकी वर्किंग कैपिटल प्रभावित होगी। क्वेश्चन में ये कहा था कि कब वर्किंग कैपिटल प्रभावित नहीं होगी, तो ए ऑप्शन में वर्किंग कैपिटल प्रभावित नहीं होगी। होप ये वीडियो आपको समझ में आया। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। PDF गिवन है, PDF डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा और खूब सारी प्रैक्टिस